Hello and welcome to World Student Scope. We are doing chapter number 2, that is electrostatic potential and capacitance from class 12th. And this is lecture number 22. My name is Lalit Gautam and let's start our today's lecture. Okay. So in our last lecture we discussed about parallel plate capacitor with dielectric slab. अब जो लास्ट के दो लेक्चर्स हैं वहां पर हमने डाइलेक्ट्रिक क्या होता है ये डिस्कस कर लिया है. सो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? एक मटेरियल होते हैं इंसुलेटिंग टाइप के ही, लेकिन वो पोलराइज हो जाते हैं अगर हम उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो. अब ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा शॉर्टली डिस्क्राइब है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेजेस में नहीं दिया हुआ, डिटेल में नहीं है, बट इस टॉपिक के अंदर काफ़ी सारी नई टर्म्स हमने पढ़ ली हैं, जैसे कि पोलराइजेशन क्या होती है, पोलराइजेशन डेंसिटी, फिर डाइलेक्ट्रिक के साथ एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम हमेशा पढ़ते हैं और उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी होती है. सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आर टू डिफरेंट टर्म्स, ये आपको पता होना चाहिए. और उसके बाद में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, जिसका सिंबल क्या होता है, जिसका सिंबल होता है ऐसे चाई की फॉर्म में. ऑलराइट, सो जिसका सिंबल होता है चाई, इस तरह से एक्स जैसा हमें बनाना होता है. दिस इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. ओके, ये भी एक कांस्टेंट होता है for a given material. Okay, so we have done all of that in our last to last lecture. Okay, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर देते हैं कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, तो हमें ये पता है कि उससे कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज कर जाती है. ओके, बट अब हमें ये देखना है कि वो कितनी इंक्रीज कर जाती है, वो भी हम कवर कर चुके हैं, जो फॉर्मूला है वो हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, सो आई एम जस्ट रिवाइजिंग दैट पार्ट आपके लिए. और आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं बेसिकली, क्योंकि हमने इस टॉपिक पर अभी तक न्यूमेरिकल्स नहीं किए हैं. ओके, सो देखिए, कैपेसिटर फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस टी, या फिर अब एक एक करके हम इसे डिस्कस करते हैं. सबसे पहले ये जो फॉर्मूले हम लिख रहे हैं यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए लिख रहे हैं. ओके, सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है ना, सी नॉट, मतलब जो ओरिजिनल कैपेसिटर है वो आप कैसा समझेंगे, दो पैरेलल प्लेट यहाँ पर लगी हैं और उसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, दैट मीन्स एयर है, ठीक है, या फिर वैक्यूम समझ लीजिए. तो तब हमारी कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डी. ठीक है, तो ये तो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा है, आपको याद भी हो गया होगा कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं. ठीक है, अब आप ये देखिए कि अगर हम उस कैपेसिटर को फिल कर देते हैं, फिल करने का मतलब ये है कि आपने उस पूरे रीजन को, ठीक है, भर दिया है एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से, तो फिल कर दिया है विद डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ ना कुछ के तो होगा ही, ठीक है, जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपने यूज किया है उसके लिए हमने कांस्टेंट मान लिया के. तब जो नई कैपेसिटेंस है वो क्या होगी, बताइए, नई कैपेसिटेंस क्या होगी? कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है और उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है. क्या हो जाती है कैपेसिटेंस? के टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स द ओरिजिनल कैपेसिटेंस. ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डी. तो ये तो हमारी ओरिजिनल कैपेसिटेंस ही है जो कैपेसिटर की थी ऑलरेडी, और डाइलेक्ट्रिक से फिल करने के बाद में हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई है. जैसे कि वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? अराउंड 80. ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो लगभग 80 के आसपास होती है. तो अगर आपके पास 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है ओरिजिनली और आप यहां पर वाटर फिल कर देते हैं, सो कैपेसिटेंस 80 टाइम्स हो जाएगी. ठीक है, 80 टाइम्स हो जाएगी. लेकिन अगर हम इस पूरे एरिया को फिल नहीं करते, इस पूरे रीजन को, हम सिर्फ थिकनेस टी की एक स्लैब यूज कर रहे हैं. ठीक है, हमने यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो यूज किया, लेकिन उसकी खुद की थिकनेस जो है वो क्या है? थिकनेस टी. और ये टोटल डिस्टेंस क्या है दोनों प्लेट्स के बीच में? वो डिस्टेंस है डी. ओके, तब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? सो डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस टी. तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए. सो इस टाइम पर जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया ए. यहां तक तो देखो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है. नीचे क्या आता है? डिस्टेंस डी, तो नीचे डिस्टेंस डी यहां पर भी आएगा. अब हमें क्या करना है? आपको ये चीज याद रखनी है, माइनस करना है थिकनेस टी को, ठीक है, जो थिकनेस है, प्लस करना है थिकनेस टी डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के. ठीक है, सो देखिए बस डिनोमिनेटर में ये थोड़ा सा चेंज आ जाएगा फॉर्मूले के अंदर, बाकी पार्ट हमारा बिल्कुल सेम रहेगा. ठीक है, सो यही फॉर्मूला क्या बन जाता है? हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं इस पूरे एरिया को फिल कर देता हूं तो ये थिकनेस क्या किसके इक्वल हो जाएगी? थिकनेस डिस्टेंस डी के इक्वल हो जाएगी. राइट,
सो d से d कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, डिस्टेंस d अपॉन k, जो कांस्टेंट k है वो आगे आ जाएगा ऊपर, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। सो इसी फॉर्मूले से हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ थिकनेस t यूज नहीं कर रहे, कंप्लीटली फिल किया है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। कंडक्टिंग स्लैब, अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है। तो ये जो मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक है, लेकिन अगर मैं यहां पर ये मटेरियल कंडक्टिंग स्लैब यूज करता हूं, ठीक है, मटेरियल डाइलेक्ट्रिक नहीं है, एक कंडक्टिंग मटेरियल है। कंडक्टिंग मटेरियल के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, मतलब हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर एक चीज के लिए, लगभग हर एक चीज के लिए डिफाइन कर दिया, ऑलमोस्ट सभी टाइप के मटेरियल्स के लिए इस कांस्टेंट की वैल्यू को बता दिया है। तो कंडक्टिंग मटेरियल की इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। सो अगर मैं इस कांस्टेंट को रख देता हूं इनफाइनाइट, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, यानी कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। बचा क्या, सिर्फ d माइनस टी, तो कैपेसिटेंस हो जाती है एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया a डिवाइडेड बाय डिस्टेंस d माइनस थिकनेस t, d माइनस t। सिर्फ ये बचेगा, t अपॉन k नहीं बचेगा, क्योंकि k कांस्टेंट जो है वो इन्फिनिटी होता है फॉर अ कंडक्टिंग मटेरियल, ओके। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा, और हम कंडक्टिंग स्लैब जो यूज करेंगे वो थिकनेस t की ही यूज करेंगे। कंडक्टिंग मटेरियल से हम इसको भरेंगे नहीं, ऐसे फिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर फिल कर दिया तो देखो ये प्लेट्स हैं और हमने इस मटेरियल को कंडक्टिंग मटेरियल से ही फिल कर दिया, तब तो ये डायरेक्ट एक कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। सो फिर तो जरूरत ही नहीं, मतलब हमें यहाँ पर एक स्लैब ही यूज करनी होगी, क्योंकि अगर पूरी फिल कर दिया दैट मीन्स तो d माइनस डी इज जीरो। आप सब्सटीट्यूट करके देखो थिकनेस को d, सो डिनोमिनेटर में जीरो, दैट मीन्स कैपेसिटेंस क्या होगी, इनफाइनाइट, मतलब बहुत ही ज्यादा कैपेसिटेंस हो जाएगी, क्योंकि कंडक्टर मटेरियल्स के पास तो देखो फ्री चार्जेस होते हैं, तो वो तो कितना भी ज्यादा चार्ज वहां पर रख सकते हैं अपने, उनके पास तो फ्री चार्ज होता ही है, ठीक है। मेन चीज ये कि बट वो चार्ज को स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर करने के लिए हम कंडक्टिंग मटेरियल को यूज नहीं कर सकते, तभी तो डाइलेक्ट्रिक्स को यूज किया जा रहा है, क्योंकि वो अपने अंदर से चार्ज को मूव नहीं होने देते, वो रख लेते हैं अपने पास चार्ज, ओके। सो दैट्स ऑल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर। ये जस्ट फॉर्मूले हमने रिवाइज किए हैं, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलाज को हम यूज करने वाले हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले न्यूमेरिकल करने से पहले हम दो केसेस डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में भी ये केसेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। अब वो केस क्या है, इफेक्ट क्या होगा डाई इलेक्ट्रिक पर व्हेन द बैटरी इज केप्ट डिस्कनेक्टेड, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक व्हेन द बैटरी इज केप्ट डिस्कनेक्टेड। क्या मीनिंग है यहाँ पर, हमें क्या करना है, देखो एक कैपेसिटर को चार्ज करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बैटरी, ठीक है। अब बैटरी की हेल्प से आपने उस कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, और चार्ज करने के बाद अब इस कैपेसिटर की कुछ कैपेसिटेंस थी, ओरिजिनली कितनी कैपेसिटेंस थी, सी नॉट। आपने बैटरी से जब कनेक्ट किया तो इसको ऊपर चार्ज आ गया क्यू नॉट, ठीक है, इसने कुछ चार्ज स्टोर कर लिया। और अब हम क्या करेंगे, इसको बैटरी को ना यहां से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब बैटरी को हटा रहा हूं मैं, इरेज कर देता हूं, क्योंकि अब इसके ऊपर चार्ज एक बार आ गया है, ठीक है। सो नाउ देयर इज नो बैटरी, कोई बैटरी यहां पर होगी नहीं। अब हमने क्या किया, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, या फिर हमने इस पूरे मटेरियल को आप ये कहिए हमने फिल कर दिया विद अ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। पूरे स्पेस को हमने फिल कर दिया है, ठीक है। जब हम कंप्लीट स्पेस को फिल कर देते हैं उस टाइम पर हमें पता है जो जो कैपेसिटेंस होती है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स हो जाती है ओरिजिनल कैपेसिटेंस की, ठीक है। सो के टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल कैपेसिटेंस। सो यहां पर मुझे पता है कि इसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखने से यहां पर कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो यहां पर हमें यही दो केसेस डिस्कस करने, एक केस जो अभी हम बात कर रहे हैं जहां पर आपने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, और फिर हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से उस स्पेस को भर दिया, फिल कर दिया। और सेकेंड केस जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, वहां पर बैटरी को कनेक्टेड रखते हुए हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल कर देंगे। तो हमें दोनों केसेस में देखना है क्या इफेक्ट आने वाला है डिफरेंट पैरामीटर्स पर, ठीक है। उसके अंदर चार्ज क्या रहेगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस, या फिर एनर्जी स्टोर्ड, ओके। तो चलिए वन बाय वन इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये बताइए, डाइलेक्ट्रिक से फिल करने पर मुझे पता है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है, वैसे अगर इन जनरल हम लिखते हैं तो Q अपॉन V, ठीक है। हमने V वोल्टेज से लेट से हमने, या फिर ओरिजिनल जो हमारी बैटरी की वोल्टेज उसको भी V नॉट मान लेते हैं,
ठीक है। ओरिजिनल जो भी है सी नॉट, क्यू नॉट और वी नॉट, ठीक है। ये सब के ऊपर मैंने ये लगा दिया ताकि ये हमारा इनिशियल था सब कुछ। कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी, यानी कि उसके अंदर चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ गई तो वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। लेकिन ज्यादा चार्ज कहां से आएगा? बैटरी से, और बैटरी को तो आपने डिस्कनेक्ट कर दिया है, दैट मीन्स चार्ज हमारा इंक्रीज नहीं कर सकता। उसकी कैपेसिटी तो बढ़ गई लेकिन उसको सप्लाई करने वाला कुछ चाहिए भी तो ना, सोर्स भी तो होना चाहिए, ठीक है। सो अगर सोर्स ही नहीं है तो चार्ज हमारा चेंज नहीं होगा, चार्ज तो उतना ही रहेगा। फिर कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है, कैसे इंक्रीज करेगी? पोटेंशियल को डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल के साथ में क्या है, इसका इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अब ये कैपेसिटेंस चेंज कर रही है। अब आप बोलेंगे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कैपेसिटेंस तो इन दोनों फैक्टर्स से चेंज नहीं होती है, तो बिल्कुल चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज होने से कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो रही है। यहां पर कैपेसिटेंस क्यों चेंज हो रही है? सोचिए आप इसका रीजन। यहां कैपेसिटेंस चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि हमने इस मीडियम को चेंज कर दिया। तो हमने ये तो पढ़ा था कि कैपेसिटेंस को अगर चेंज करना है, आपने इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है, तो आप या तो क्या करें, प्लेट के डायमेंशंस को चेंज करें, मतलब एरिया को इंक्रीज कर दें, डिस्टेंस को डिक्रीज कर दें, ठीक है, या फिर आप इस मीडियम को चेंज कर दें। तो यहां पर हमने देखिए इस मीडियम को चेंज किया है, दैट्स वाई कैपेसिटेंस इज इंक्रीजिंग। कैपेसिटेंस को इंक्रीज होना पड़ेगा, ठीक है। मुझे पता है कि जो कैपेसिटेंस है, सबसे पहले मैं यही बता देता हूं, ठीक है। अभी अभी हमने फॉर्मूले लिखे थे, तो जो नई कैपेसिटेंस होगी वो पुरानी कैपेसिटेंस की क्या हो जाएगी, के टाइम्स, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल कैपेसिटेंस, ओके। और ओरिजिनल कैपेसिटेंस क्या है, मतलब आप वो लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू ए एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डी, यही हमारी ओरिजिनल कैपेसिटेंस होती है। अब इस सिचुएशन में ना तो हमने एरिया चेंज किया है, ना हमने डिस्टेंस डी को चेंज किया, हमने मीडियम को ही चेंज कर दिया, ऑलराइट। सो हमारी जो नई कैपेसिटेंस है वो ओरिजिनल कैपेसिटेंस की के टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। सेम एग्जांपल अगर मैं वाटर का लेता हूं तो 80 टाइम्स हो जाएगी, अगर कोई और मटेरियल होगा तो उतना ही 10 टाइम्स, मतलब अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 10 तो कैपेसिटेंस हो जाएगी 10 टाइम्स, यानी कि उसकी 10 गुना चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है। अब वो चार्ज देने वाला भी तो कोई होना चाहिए, वो तो नहीं है। सो दैट मीन्स चार्ज इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन पोटेंशियल जो था ना इन दो प्लेट्स के अक्रॉस वो ड्रॉप कर जाएगा, वो गिर जाएगा, ठीक है। जितना पोटेंशियल यहां पर पहले था वो कम हो जाएगा। अब यही चीज अब हम देखते हैं कैसे होने वाला है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो नया चार्ज है Q वो सेम ही रहेगा जितना पहला चार्ज है Q नॉट के इक्वल। सो Q इज इक्वल टू Q नॉट, चार्ज में कोई चेंज नहीं आया, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गई। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी बात करेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम बात करेंगे फिर पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लेट्स के बीच में सिग्मा, ठीक है, सिग्मा होता है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा होता है वैसे तो। ओरिजिनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नॉट वो क्या था, जो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारा कांस्टेंट होता है, क्योंकि बीच में एयर थी, पहले तो एयर ही थी, राइट। सो हमारा ये फॉर्मूला था। लेकिन अभी क्या हुआ है, सिग्मा चेंज हुआ क्या? सिग्मा तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा अब, क्योंकि हमारा जो मीडियम है वो चेंज हो गया, ठीक है। यहां पर उस नए मीडियम का एप्सिलॉन हमें यूज करना होगा, ठीक है। सो दैट मीन्स अब हम क्या करेंगे, इसको एप्सिलॉन से जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक है, अगर हमें ई नॉट तो हमारा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था और ई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपना नया इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट तो नहीं चाहिए मुझे, एक्चुअल में क्या चाहिए, मैंने नए वाला इलेक्ट्रिक एप्सिलॉन वैल्यू जो होगी वो चाहिए, ठीक है। ये होगा, वेट ओके, जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या होगा, इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का जो परमिटिविटी वैल्यू होगी, जो कांस्टेंट होगा वही हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या था, हमारा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नॉट, ओके, एंड एप्सिलॉन, और ये एप्सिलॉन नॉट अगर मैं नीचे ले आता हूं, यानी कि एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, आपको समझ में आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से तो बन गया हमारा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पहले यहां पर लिख लो, चाहे ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके, ये है हमारा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और
ये जो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये जो रेशियो है दोनों परमिटिविटीज की, इसको हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। सो हमारा जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा ई नॉट डिवाइडेड बाय डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है। सो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो डिक्रीज कर गया है, ये बात समझ में, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा 1 से बड़ा ही होता है। सो अगर ये डिनोमिनेटर में हम कोई 1 से बड़ा नंबर यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू तो डिक्रीज करेगी, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्लेट्स के बीच में डिक्रीज कर गया। वैसे भी हमने पढ़ा है कि ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि डिक्रीज ही करता है और ये रिजल्ट भी हमें यही मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है यहाँ पर नॉर्मली तो हमारा रिलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ dv अपॉन dr, राइट। लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या, v अपॉन जो भी ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस d, ठीक है। नेगेटिव साइन तो सिर्फ पोलैरिटी उसके लिए है, ठीक है। सो डिस्टेंस d को मैं यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा, ठीक है। सो v इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, नया इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस d से, ठीक है। सो जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, पुराने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई क्या किससे हो रहा है, डिस्टेंस d से हो रहा है, ठीक है। सो नाउ दिस, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको आप डिस्टेंस d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, जो आपका ओरिजिनल पोटेंशियल था v नॉट, ओके। सो अब आपको इसको क्या लिखना होगा, v नॉट डिवाइडेड बाय डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। तो हमें समझ में आ गया कि जो पोटेंशियल है वो भी कांस्टेंट k के फैक्टर से डिक्रीज कर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करेगा और पोटेंशियल भी डिक्रीज कर जाएगा। कैपेसिटेंस के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, वो इंक्रीज करनी चाहिए। एंड लास्ट इज एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, या तो आप फॉर्मूला, हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था वो होता है q स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ c, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। चार्ज यहां पर चेंज नहीं कर रहा है ना, चार्ज तो सेम है। सो आई विल राइट q नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और कैपेसिटेंस जो है वो k टाइम्स हो गई है ओरिजिनल कैपेसिटेंस की, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा कांस्टेंट k मल्टीप्लाइड बाय c नॉट, ठीक है। सो अगर मैं कांस्टेंट k को एक तरफ कर लेता हूं तो बचा क्या, q नॉट स्क्वायर बाय 2 c नॉट, ठीक है। वो हो जाएगी हमारी ओरिजिनल एनर्जी जो हमारे इस कैपेसिटर की थी। तो ये कांस्टेंट के डिनोमिनेटर में है और ओरिजिनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे u नॉट से, ठीक है। u नॉट डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। सो हम देख सकते हैं कि जो हमारी नई एनर्जी है वो ओरिजिनल एनर्जी की से कम हो गई है, मतलब ठीक है, कितने फैक्टर से कम हुई है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। सो दिस इज द सिचुएशन। ये कब होगा, जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। हमने अपने कैपेसिटर को चार्ज किया, उसके बाद में बैटरी को डिस्कनेक्ट किया और इस स्पेस को हमने फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक से। तो कैपेसिटी तो बढ़ गई लेकिन चार्ज नहीं बढ़ पाया, क्योंकि चार्ज देने के लिए बैटरी की जरूरत थी, ठीक है। सो चार्ज इज सेम। अब यहां पर हुआ क्या, वोल्टेज जो है वो गिर गया। वोल्टेज कितने फैक्टर से गिर गया, v नॉट अपॉन k, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है c नॉट इज इक्वल टू q नॉट बाय v नॉट, ठीक है। तो अगर चार्ज चेंज नहीं हुआ तो इसको तो चेंज होना पड़ेगा। कैपेसिटेंस अगर इंक्रीज कर रही है तो इसको चेंज होना पड़ेगा। सो दिस इज, नया जो पोटेंशियल होगा v नॉट अपॉन k हो जाएगा, कांस्टेंट k आगे आ जाएगा। दैट मीन्स हमारी कैपेसिटेंस वैसे भी इंक्रीज कर रही है k के फैक्टर से, ठीक है। और जो एनर्जी है वो भी यहां पर क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड एनर्जी तीनों यहां पर डिक्रीज कर रही है, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रही है और चार्ज जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। चार्ज रिमेन्स सेम। अब नेक्स्ट केस यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हम बैटरी को कनेक्टेड रखेंगे, ओके। बैटरी अब यहां पर कनेक्टेड रहेगी, तो ये हमारा ओरिजिनल कैपेसिटर है जिसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया ऑफ वोल्टेज v नॉट, ठीक है। बैटरी की वोल्टेज v नॉट है, ऑलराइट। और इस बैटरी ने इसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया था q नॉट और इसका ओरिजिनल कैपेसिटेंस था c नॉट। ये सिचुएशन है। अब हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अब मैंने इस स्पेस को फिल करना है, वही दोबारा से डाई इलेक्ट्रिक से भर देंगे हम इसको। सो डाइलेक्ट्रिक से फिल करने पर एक बात तो हमें क्लियर है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करता हूं तो नई कैपेसिटेंस हो जाएगी पुरानी कैपेसिटेंस की कांस्टेंट k टाइम्स, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक टाइम्स ऑफ, ठीक है,
K मल्टीप्लाइड बाय सी नॉट, क्योंकि जब हम फिल कर देते हैं पूरे रीजन को तो कांस्टेंट के ऊपर आ जाता है, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में ही जो फॉर्मूले लिखे थे वहां पर डिस्कस किया था। ऑलराइट, तो नई कैपेसिटेंस हो जाएगी इंक्रीज। अब यहां पर देखिए चार्ज, अगर कैपेसिटी बढ़ गई है तो यानी कि चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी इंक्रीज करिए, ज्यादा चार्ज वो स्टोर कर सकता है। और इस बार देखिए चार्ज सप्लाई करने के लिए बैटरी भी है, तो बैटरी यहां पर चार्ज सप्लाई कर देगी, यानी कि इसके पास चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और हमने बैटरी को कनेक्टेड रखा है, तो बैटरी का काम क्या होता है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखना, राइट। सो पोटेंशियल डिफरेंस इस बार चेंज नहीं होगा, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस, जो नया पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही रहेगा कैपेसिटर के अक्रॉस। सो V इज इक्वल टू वी नॉट, ये जो चीज है इस बार सेम रहेगी, क्या, पोटेंशियल, ओके। पोटेंशियल इस बार ड्रॉप नहीं करेगा। यहां पर अगर मैं ओरिजिनल फॉर्मूलों की बात करूं तो C नॉट किसके इक्वल है, चार्ज Q नॉट डिवाइडेड बाय V नॉट, ओके। जो हमारा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा, जो हमारी ओरिजिनल चार्ज डेंसिटी है सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाय क्या करते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट, ओके। सिग्मा नॉट का मतलब है ओरिजिनल जो हमारी चार्ज डेंसिटी, क्योंकि इस केस में चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। प्लेट का साइज तो सेम है लेकिन चार्ज उस पर बढ़ गया तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी ना, नई चार्ज डेंसिटी कुछ ज्यादा होगी, ओके। अगर हम एनर्जी की बात करें U नॉट, तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी होगी चार्ज Q नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हम ओरिजिनल केस के लिए बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस C नॉट, ठीक है। तो ये तो हमारे ओरिजिनल इस सिचुएशन के लिए फॉर्मूले हैं। यहां पर हम देखें इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। वोल्टेज हमने देखी सेम रहती है, कैपेसिटेंस पहले की तरह इंक्रीज कर जाती है। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं, नई कैपेसिटेंस क्या हो गई है, K टाइम्स ऑफ C नॉट, और चार्ज निकालने के लिए, ठीक है, आप यहां पर चार्ज कैलकुलेट कर लो Q, ठीक है, कुछ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो चार्ज विल बी नया कैपेसिटेंस C मल्टीप्लाइड बाय नई वोल्टेज V। अब नई कैपेसिटेंस जो है वो तो हो गई K टाइम्स ऑफ C नॉट, ओके, K टाइम्स ऑफ C नॉट, और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आया V नॉट, ठीक है। हमने देखा V तो V नॉट के इक्वल है। अब C नॉट मल्टीप्लाइड बाय V नॉट, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो Q नॉट ओरिजिनल चार्ज के इक्वल है, दैट मीन्स कांस्टेंट K एज इट इज, और यहां पर आ जाएगा चार्ज Q नॉट। तो क्या समझ में आया, नया जो चार्ज है वो कितना हो गया, पुराने वाले चार्ज का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब K टाइम्स इंक्रीज कर गया है, ठीक है। अगर वाटर वाला एग्जांपल हम दोबारा से लेकर देखते हैं, तो लेट्स से कि इसके पास 1 कूलम चार्ज था, इनिशियली 1 कूलम चार्ज था। तो अगर आपने डाइलेक्ट्रिक वाटर यहां पर यूज किया तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80 या फिर 81, ठीक है। तो नया चार्ज हो जाएगा 81 कूलम। तो कितना चार्ज उसने बैटरी से लिया, 1 कूलम तो पहले से था, 81 कूलम बाद में हो गया, या दैट मीन्स 80 कूलम चार्ज उसने बैटरी से ले लिया, ठीक है। सो ये होने वाला है, मतलब बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो ये भी होता है पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस D। ये तो एक तरीका है ये निकालने का, दूसरा तरीका क्या है, V नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस D। क्या हमने डिस्टेंस को चेंज किया है, नहीं। पोटेंशियल चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, दैट मीन्स यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा, E इज इक्वल टू E नॉट, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं आएगा, पोटेंशियल में भी कोई चेंज नहीं आएगा। लास्ट केस में दोनों डिक्रीज कर रहे थे, यहां पर दोनों सेम है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो सेम। लास्ट अब जो यहां पर डिस्कस करना है वो है एनर्जी स्टोर्ड। तो जो नई एनर्जी है उसका फॉर्मूला होना चाहिए नया चार्ज यानी कि Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ नई कैपेसिटेंस C, ठीक है। सो जो नया चार्ज है वो देखो क्या है, K Q नॉट, तो यहां पर मुझे करना पड़ेगा K स्क्वायर और Q नॉट का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 है, और कैपेसिटेंस क्या हो गई है, K टाइम्स ऑफ C नॉट, ऑलराइट। सो कांस्टेंट K से K एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, Q नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 C नॉट, और वो किसके इक्वल है, हमारी ओरिजिनल एनर्जी जो कैपेसिटर के पास थी यानी कि U नॉट, ओके। और कांस्टेंट K तो यहां पर अभी भी है, सो कांस्टेंट K मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल एनर्जी U नॉट। तो इस सिचुएशन में हमारी एनर्जी जो है वो क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है, K टाइम्स हो गई हमारी ओरिजिनल एनर्जी की U नॉट, ठीक है।
सो ये केस है, दोनों हमने डिस्कस कर लिया। अब एक बार हम इसे जल्दी से कंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पर दोनों सिचुएशंस को। एक है जहां पर बैटरी कनेक्टेड है, दूसरा जहां पर यहाँ पर डिस्कनेक्टेड, और यहाँ पर हम कनेक्टेड के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होती है तो चार्ज सेम रहता है, चार्ज चेंज नहीं करता। लेकिन जब बैटरी कनेक्टेड होती है तो चार्ज इंक्रीज कर जाता है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल चार्ज क्यू नॉट। ठीक है, पोटेंशियल जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों ही क्या कर जाते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। सो V इज इक्वल टू वी नॉट, यानी कि ओरिजिनल पोटेंशियल जो होता है, और हमें पता है जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होती है तो पोटेंशियल गिर जाता है, मतलब कम हो जाता है, वी नॉट अपॉन के। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाता है बाय अ फैक्टर ऑफ के। तो ये दोनों ही पैरामीटर्स क्या होते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। इसके साथ साथ एनर्जी भी डिक्रीज करती है, बट कैपेसिटेंस हमें पता है इंक्रीज कर जाती है। ओरिजिनल कैपेसिटेंस के टाइम्स वो हो जाती है। ठीक है, और एनर्जी हमें पता है ओरिजिनल एनर्जी डिवाइडेड बाय कांस्टेंट के हम यहाँ पर कर देते हैं। सो दीज थ्री फैक्टर्स और पैरामीटर्स यहाँ पर क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। कैपेसिटेंस तो इंक्रीज ही करनी चाहिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंसर्ट करने से चार्ज यहाँ पर सेम रहता है। जब हम कनेक्टेड रखते हैं बैटरी को, दैट मीन्स चार्ज कोई सप्लाई कर सकता है, बैटरी चार्ज सप्लाई कर सकती है तो चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। और बैटरी का काम होता है कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन करके रखना, दैट मीन्स V इज इक्वल टू वी नॉट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा, E इज इक्वल टू ई नॉट, यानी कि हमारा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो कैपेसिटेंस है, नई कैपेसिटेंस हमने देखा है दोनों केसेस में इंक्रीज करती है। सो न्यू कैपेसिटेंस हेयर विल बी के टाइम्स ऑफ सी नॉट, एंड एनर्जी यहां पर इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, सो एनर्जी इंक्रीजेस हेयर, क्योंकि एनर्जी के लिए सोर्स बैटरी हमारी कनेक्टेड है। ठीक है, सो एनर्जी विल बी के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एनर्जी यू नॉट। ओके, तो इसे आप नोट कर लें, ये कंपैरिजन है दोनों केसेस के लिए, और इसके ऊपर क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं। एनसीईआरटी के अंदर भी बैक एक्सरसाइज में इसके ऊपर क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, सो ये होने वाला है इन दोनों केसेस में। एंड दैट्स ऑल फॉर द थ्योरेटिकल पार्ट आई गेस। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट को ही कवर किया। ओके, तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको ये फॉर्मूलाज सभी क्लियर है तो आप वीडियो को पॉज करके खुद न्यूमेरिकल ट्राई करें, दैट विल बी बेटर, और आप आंसर मैच कर सकते हैं। ओके, सो इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस फ्रॉम 4 माइक्रोफेराड टू 80 माइक्रोफेराड ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या होगा ऑफ द मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखो, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमें गिवन है, उसकी कैपेसिटेंस थी 4 माइक्रोफेराड। अब जैसे ही उस कैपेसिटर के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा, उसकी कैपेसिटेंस हो जाती है 80 माइक्रोफेराड। कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है, हमें पता है डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने से। कितना टाइम्स इंक्रीज करती है, वही फैक्टर होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। सो दिस इज आवर ओरिजिनल कैपेसिटेंस C नॉट, एंड दिस इज आवर न्यू कैपेसिटेंस C। और जो नई कैपेसिटेंस है वो ओरिजिनल कैपेसिटेंस की K टाइम्स हो जाती है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट K? कांस्टेंट K हो जाएगा इन दोनों नंबर्स की रेशियो, यानी कि C अपॉन C नॉट। ओके, C नॉट को डिनोमिनेटर में आप लेकर जाओगे। जो नई कैपेसिटेंस है वो कितनी है, 80 माइक्रोफेराड, और ये है 4। ठीक है, दोनों माइक्रोफेराड में है, सो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2s एंड दैट इज 20। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 20। दिस शुड बी योर आंसर। ओके, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, उसके बीच में एयर है, तो हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफेराड। The separation between the plates is now reduced by half, and the separation को हमने reduce कर दिया है by half, and space between them is filled with a medium of dielectric constant 5. ओके, तो यहां पर हमने दो चीजें एक साथ कर दी हैं। पिछले क्वेश्चन में तो हमने सिर्फ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया था, ऐसा हमारा ओरिजिनल कैपेसिटेंस है जिसकी कैपेसिटेंस C नॉट किसके इक्वल है, 8 पिकोफेराड के इक्वल है। ओके, अब जो नया कैपेसिटर है ना, उसमें हमने जो सेपरेशन है उसको आधा कर दिया। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं सेपरेशन हमने डिक्रीज कर दी है, एंड द स्पेस इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ऐसा भी बोला गया है। तो नई कैपेसिटेंस यहां पर पूछा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन द सेकेंड केस। ओके, तो हमें नई कैपेसिटेंस बतानी है। ऑलराइट, अब यहां पर कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है,
वो था एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर मीडियम एयर है इस सिचुएशन में, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक है। ओके, एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डी। ठीक है, तो डिस्टेंस के साथ में हमें पता है इनवर्स रिलेशन है। ऑलराइट, डिस्टेंस के साथ में इनवर्स रिलेशन है, तो अगर हमने डिस्टेंस को हाफ किया, डिस्टेंस को आधा कर दिया, तो वो 2 का फैक्टर ऊपर ही आएगा। ठीक है, यानी कि कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी। ओके, सो नई कैपेसिटेंस जो है वो क्या होगी, देखो पुरानी कैपेसिटेंस की मतलब क्या होती है, पुरानी कैपेसिटेंस की k टाइम्स हो जाती है, यानी कि k टाइम्स ऑफ C नॉट। लेकिन इस सिचुएशन में हमें ये पता है कि डिस्टेंस को भी हाफ किया गया है। ठीक है, तो उसका भी फैक्टर यहां पर आएगा, मतलब हम डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, अगर हमने सिर्फ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया होता तो हम ऐसा लिख सकते थे, बट अभी हम ऐसा नहीं कर सकते। ओके, तो जो नई कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, देखिए कांस्टेंट k का फैक्टर भी आएगा, और आप इसको लिखिए ओरिजिनल कैपेसिटेंस की बजाय आप यहाँ पर ये लिखिए एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हाफ करके आपको लिखना होगा। ठीक है, सो जो 2 का फैक्टर है वो आगे आ जाएगा, यानी कि 2 कांस्टेंट k की वैल्यू आपको गिवन है 5। ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, और ये क्या रह गया, एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस d। अब ये जो टर्म है वो क्या है, हमारी ओरिजिनल कैपेसिटेंस C नॉट के इक्वल है, यानी कि 8 पिको फेराड। ठीक है, तो ये फैक्टर है 10 का, और इसको मल्टीप्लाई करना है 8 पिको फेराड से, तो ये बन जाएगा 80 पिको फेराड। ओके, so this is your answer, 80 picofarad is the capacitance of this capacitor now। यहां पर हमने 2 चीजें की थी, डिस्टेंस हाफ किया है प्लेट्स के बीच में, और उस मीडियम को, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हमने फिल किया है विद अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। ओके, सो दिस शुड बी योर आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 for today's lecture, figure shows 2 identical capacitors। ओके, यहां पर 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2, दोनों की वैल्यू क्या है 1 माइक्रोफेराड, फिगर में भी गिवन है। कैपेसिटेंस कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, उसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। इनिशियली स्विच S इज क्लोज, यहां पर एक स्विच लगा हुआ है, तो इनिशियली दैट स्विच वाज क्लोज्ड, आफ्टर सम टाइम S इज लेफ्ट ओपन, हमने स्विच को ओपन कर दिया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए क्लोज रखा, यानी कि दोनों कैपेसिटर्स को चार्ज होने दिया, और उसके बाद में हमने स्विच को ओपन कर दिया। ओके, तो अब ये कैपेसिटर है डिस्कनेक्टेड, और ये कैपेसिटर है बैटरी से कनेक्टेड, क्योंकि ये कैपेसिटर तो यहां पर कोई स्विच नहीं है। ठीक है, तो ये कनेक्शन तो अभी भी क्लोज है, लेकिन यहां पर ये कनेक्शन ओपन हो गया, राइट। सो दिस कैपेसिटर इज नाउ डिस्कनेक्टेड एंड दिस इज नाउ कनेक्टेड। चलिए क्वेश्चन क्या है, आफ्टर सम टाइम अगर हमने उसको ओपन कर दिया एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स। ओके, अब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स भी इंसर्ट कर दी है ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 3R। मतलब ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स हमने यहां पर इंसर्ट कर दिए, ऐसा वो बोलना चाह रहे हैं, विद कांस्टेंट K इज इक्वल टू 3। ओके, ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है, हमने इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पर इंसर्ट किया है, एंड आई गेस इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग पार्ट है। अब यहाँ पर निकालना क्या है हमें, यहाँ पर आप लिख लीजिए कि हम इसमें क्या कैलकुलेट करें, नया चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन केस डिस्कस किया था, कनेक्टेड वाला और डिसकनेक्टेड वाला। क्वेश्चन यहाँ पर मुझे थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है, इनिशियली स्विच एस आफ्टर सम टाइम, यस, निकालना क्या है वो दिया ही नहीं हुआ है, तो आई गेस प्रिंटिंग में, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, चार्ज कैलकुलेट करेंगे। ओके, नया चार्ज कितना है, वेट, नया चार्ज क्या होगा, Q हमें कैलकुलेट करना है, ये आप क्वेश्चन बना लीजिए, और नया कैपेसिटेंस क्या है। ठीक है, हमें पता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, वो भी हमें बताना है। चार्ज और कैपेसिटेंस ये निकाल कर देखते हैं, और भी हम चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दोनों कैपेसिटर्स 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, तो दोनों को कितना पोटेंशियल मिल रहा है, इसे भी 6 वोल्ट और इसे भी 6 वोल्ट, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो यहां पर चार्ज कितना होगा, Q नॉट, ओरिजिनल चार्ज बताइए। चार्ज का फॉर्मूला होता है CV, Q इज इक्वल टू CV। ओके, तो कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफेराड, और उसको कनेक्ट किया है 6 वोल्ट की बैटरी से। सो देखिए, दिस विल बी 1 इंटू 10 टू द पावर -6, क्योंकि माइक्रो है, और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 वोल्ट के साथ में। ठीक है, सो ये बन जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, तो इसको मैं लिख देता हूं 6 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो हमारा जो ओरिजिनल चार्ज है ना वो 6 माइक्रो कूलम है, यहां पर भी और यहां पर भी, क्योंकि इसको भी तो आपने 6 वोल्ट से कनेक्ट किया है। ठीक है, सो ओरिजिनल चार्ज इज 6 माइक्रो कूलम।
और ओरिजिनल कैपेसिटेंस तो हमें पता ही है। नई कैपेसिटेंस देखो क्या हो जाएगी, नई कैपेसिटेंस हो जाएगी K टाइम्स ऑफ C नॉट। ये हमें ऑलरेडी पता है, चाहे कोई कैपेसिटर कनेक्टेड है या फिर वो डिसकनेक्टेड है, कैपेसिटेंस तो इंक्रीज ही करती है डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने से। कैपेसिटेंस की वैल्यू है 3 एंड ओरिजिनल कैपेसिटेंस इज 1 माइक्रोफेराड, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइक्रोफेराड से, तो न्यू कैपेसिटेंस बन जाएगी 3 माइक्रोफेराड। सो दिस इज योर न्यू कैपेसिटेंस। ओके, अब कैपेसिटी बढ़ गई है, यानी कि चार्ज ज्यादा स्टोर कर सकता है, लेकिन ये जो फर्स्ट कैपेसिटर है, ओके, ये तो बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा। कितना चार्ज स्टोर कर लेगा? ठीक है, फर्स्ट जो हमारा कैपेसिटर है जो कनेक्टेड है बैटरी से, ठीक है, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके पास जो चार्ज होगा, नया चार्ज, वो क्या होगा? ओरिजिनल चार्ज जो था उसका डाइलेक्ट्रिक टाइम्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स, ठीक है। सो यानी कि K टाइम्स ऑफ Q नॉट। हमें ये पता है, देखो चार्ज इंक्रीज करेगा क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है। कितने फैक्टर से इंक्रीज करेगा? यहाँ पर जो भी चीज इंक्रीज करेगी वो K के फैक्टर से या तो इंक्रीज करेगी, और अगर कोई टर्म डिक्रीज करेगी तो वो K के फैक्टर से डिक्रीज कर जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। सो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइक्रोकूलम को, ये बन जाएगा 18 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो नया चार्ज ये हो गया है। अगर आपसे नया पोटेंशियल पूछा जाए V, तो वो क्या होगा? फॉर द फर्स्ट कैपेसिटर नया पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल हमने देखा था जब बैटरी कनेक्टेड होती है तो चेंज नहीं होता, तो अभी भी पोटेंशियल 6 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। सो हमने नया चार्ज भी देख लिया और नया पोटेंशियल भी देख लिया फॉर फर्स्ट कैपेसिटर। अब बात कर लेते हैं सेकंड कैपेसिटर की, जो कि बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया है बेचारा। तो अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे? सेकंड कैपेसिटर, ओके, एंड दिस कैपेसिटर इज एक्चुअली डिस्कनेक्टेड। तो इसके ऊपर चार्ज जो है ना इंक्रीज नहीं कर सकता, नया चार्ज पुराने चार्ज के इक्वल ही होगा, यानी कि 6 माइक्रोकूलम भी रह पाएगा, उससे ज्यादा नहीं इंक्रीज कर सकता क्योंकि बैटरी नहीं है। कैपेसिटेंस हमने देखा दोनों के लिए इंक्रीज कर गई है, यानी कि 3 माइक्रोफेराड, राइट। कैपेसिटेंस तो उसकी इंक्रीज कर गई है। सो नया जो पोटेंशियल होगा V, वो क्या हो जाएगा? हमें पता है Q इज इक्वल टू CV होता है। सो दिस विल बी इक्वल टू नया चार्ज अपॉन नई कैपेसिटेंस, ठीक है। V इज इक्वल टू Q अपॉन C। पोटेंशियल कितना हो जाएगा? चार्ज की वैल्यू डालो यहाँ पर 6 माइक्रोकूलम और कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफेराड, सो इट विल बिकम 2, ओके, एंड माइक्रो का फैक्टर चला जाएगा, दिस विल बी 2 वोल्ट। तो हमने ये देखा पोटेंशियल जो है ना डिक्रीज कर गई, ठीक है। जो कैपेसिटर बैटरी से डिसकनेक्टेड था, यानी कि बैटरी उसको चार्ज सप्लाई नहीं कर सकती थी, तो उसके अक्रॉस अब 6 वोल्ट का पोटेंशियल जो है रहा ही नहीं। पोटेंशियल कितना हो गया? ऑटोमेटिकली 2 वोल्ट का रह गया, ठीक है। कैपेसिटेंस तो 3 माइक्रोफेराड है ही, तो दोनों का प्रोडक्ट देखिए 6 माइक्रोकूलम आपको चार्ज मिल रहा है, ठीक है। कैपेसिटेंस हर एक केस में मतलब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पर आपकी इंक्रीज ही करेगी, कनेक्टेड हो या फिर डिसकनेक्टेड हो, ठीक है। तो यहां पर हमने तीनों पैरामीटर्स निकाल लिए हैं, चार्ज, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड कैपेसिटर, ओके। सो आई गेस यही पूछा होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि स्टेटमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफेराड। अब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस भी गिवन है, इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द बैटरी इज डिसकनेक्टेड, ऑलराइट, बैटरी को हमने डिसकनेक्ट कर दिया आफ्टर सम टाइम, एंड द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? 5। ये हमें गिवन है, कैलकुलेट करनी है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है। एनर्जी कैलकुलेट करनी है एक तो आपको, बिफोर एंड आफ्टर द डाइलेक्ट्रिक हैज बीन पुट इन बिटवीन इट्स प्लेट, ओके। तो एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन है बेसिकली। ये हमारा कैपेसिटर था, उसको हमने किससे कनेक्ट किया था? एक बैटरी से, ठीक है। सो दिस इज आवर बैटरी, और बीच में हम कहीं स्विच भी लगा देते हैं क्योंकि हमें दिखाना पड़ेगा कि स्विच ऑन या फिर हम ऑफ करेंगे, ठीक है। सो पहले तो वो बैटरी से कनेक्टेड ही है, दिस इज आवर स्विच, ओके, ठीक है। तो अब यह कनेक्टेड है, कितने वोल्ट की बैटरी है? 100 वोल्ट की बैटरी है, यहां पर 100 वोल्ट की बैटरी है, और कैपेसिटेंस कितना है? 20 माइक्रोफेराड, जो ओरिजिनल वैल्यू है 20 माइक्रोफेराड। ये क्या है? हमारा ओरिजिनल कैपेसिटेंस C नॉट, और ये है हमारा ओरिजिनल पोटेंशियल V नॉट, जब बैटरी हमारी कनेक्टेड है। तो ये बैटरी उसको कितना चार्ज सप्लाई कर सकती है? निकालना बिल्कुल आसान है। चार्ज क्या हो जाएगा?
देखिए Q इज इक्वल टू CV, हमें बस मल्टीप्लाई करना है, तो जो ओरिजिनल चार्ज होगा Q नोट वो कितना स्टोर कर रहा होगा, C नोट मल्टीप्लाइड बाय V नोट। ओके, सो 20 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 होता है, और वोल्टेज से आप मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स 100, ठीक है, तो ये हो गया 100। अब माइक्रो के फैक्टर को एज इट इज रख लेते हैं तो ये 2000 बन जाता है, ठीक है, और 10 की पावर -6 है तो हम ये जीरोज हटाकर उसको मिली कूलम बना देते हैं, ठीक है, ये 3 जीरो 10 की पावर -3 बना देंगी 10 की पावर -6 वाले फैक्टर को, यानी कि 10 की पावर -3 कूलम, जिसको आप 2 मिली कूलम भी लिख सकते हो, 2 मिली कूलम, क्योंकि मिली का मतलब 10 की पावर -3 होता है। सो दिस इज योर ओरिजिनल चार्ज स्टोर्ड बाय दिस कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर देखो इतना ही चार्ज स्टोर कर सकता है, 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी और इसकी कैपेसिटेंस भी बहुत कम है तो थोड़ा ही चार्ज स्टोर कर सकता है, दैट मीन्स 2 मिली कूलम। अब हमने क्या किया, इसको डिस्कनेक्ट करना है, इसको डिस्कनेक्ट कर देना है बैटरी से, तो यहां से मैंने कनेक्शन हटा दिया, ठीक है, और हमने क्या किया, इस प्लेट्स के बीच में हमने ना डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कर दिया। ऑफ कांस्टेंट वैल्यू क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 5। ओके, सो ऐसा करने से मुझे पता है कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया तो कैपेसिटी बढ़ गई, कितनी टाइम बढ़ जाएगी, 5 टाइम से इंक्रीज कर जाएगी। सो जो नई कैपेसिटेंस है C वो क्या हो जाएगी, 5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस C नोट। ओके, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 माइक्रोफेराड से, दैट मीन्स कैपेसिटेंस हो गई 100 माइक्रोफेराड। कैपेसिटेंस तो बढ़ गई, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से एक चीज हो गया। वोल्टेज जो है, अब बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो बैटरी अब यहां पर कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन नहीं रख सकती, ठीक है, कांस्टेंट पोटेंशियल नहीं रहेगा तो जो नया वोल्टेज है या फिर नया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर वो डिक्रीज कर जाएगा। कितने फैक्टर से डिक्रीज कर जाएगा, कांस्टेंट के फैक्टर से डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है हर एक केस के लिए। जब भी हम कंप्लीटली इस स्पेस को फिल कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक से तो बहुत इजी हो जाता है, या तो वो कैपेसिटेंस जैसे इंक्रीज कर रही है कांस्टेंट के फैक्टर से इंक्रीज कर गई, कोई चीज डिक्रीज करे तो के फैक्टर से डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। सो ओरिजिनली पोटेंशियल वाज 100 वोल्ट एंड आप यहां पर लगाएंगे 5 का फैक्टर तो ये बन जाएगा 20 वोल्ट। ओके, सो दिस इज आवर न्यू वोल्टेज। ऑलराइट, ये हमारी नई वोल्टेज हो गई। क्वेश्चन हमारा एनर्जी के ऊपर था, ठीक है, एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करें, मुझे कैपेसिटेंस भी पता है, ओरिजिनल कैपेसिटेंस आपको पता है, ओरिजिनली कितना वोल्टेज था वो भी आपको पता है। C और V से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं एनर्जी के, याद करिए। कैपेसिटर की एनर्जी के कैलकुलेट करने के लिए हमने 3 फॉर्मूले डिस्कस किए थे, एक होता है Q²/2C, दूसरा होता है हाफ CV² और तीसरा होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाय QV। ओके, ये 3 फॉर्मूले हैं, हम यूज करेंगे सेकंड वाला फॉर्मूला क्योंकि मुझे कैपेसिटेंस और वोल्टेज दोनों पता है, ठीक है। सो ओरिजिनल जो है एनर्जी और आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद में क्या हो जाएगी, दोनों केसेस हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। ओरिजिनल एनर्जी U0 विल बी इक्वल टू हाफ, ओरिजिनल कैपेसिटेंस C0 आप यहां पर यूज करेंगे, ओरिजिनल पोटेंशियल V0 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज हाफ एज इट इज, ओरिजिनल कैपेसिटेंस वाज 20 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, ठीक है। वोल्टेज जो है वो 100 है और 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 की पावर 4। ऑलराइट, अब क्या करना है, देखो ये हो जाएगा 2 10, अगर 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर 5 बन जाएगा और यहाँ पर 10 की पावर -6 है, दैट मीन्स 10 की पावर -1 बच जाएगा, ठीक है। सो आई कैन राइट इट एज 0.1 जूल। 10 की पावर -1 मीन्स 1/10 एंड 0.1 जूल। सो दिस इज योर ओरिजिनल एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, ठीक है, इतनी एनर्जी वो स्टोर कर रहा है। आफ्टर डाइलेक्ट्रिक हम क्या यूज करेंगे, U इज इक्वल टू हाफ कैपेसिटेंस C हो गई है, वोल्टेज V हो गई है V²। ओके, सो हाफ का फैक्टर एज इट इज रहेगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गई, कितनी इंक्रीज कर गई थी 20 नहीं है, अब कितनी है 100 माइक्रोफेराड है, तो मुझे यहाँ पर 100 यूज करना होगा। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग। वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर डिक्रीज कर गया, कितना डिक्रीज कर गया था, देखो हमने लास्ट कैलकुलेट किया है लास्ट पेज पर। नई वोल्टेज हो गई 20 वोल्ट, ठीक है, बैटरी 100 वोल्ट की थी लेकिन बाद में 20 वोल्ट रह गया। सो 20 वोल्ट रह गया है वोल्टेज एंड
यहाँ पर क्या करेंगे हम v स्क्वायर कर देंगे, दैट मीन्स 20 का स्क्वायर क्या होता है देखो 400, यानी कि 10 की पावर 2, ठीक है, 20 का स्क्वायर 400। चलिए, सो दिस विल बी 2 एंड 100 इंटू 100 विल बी 10 की पावर 4, ठीक है, वो जाएगा 10 की पावर, ये 2 का फैक्टर देखो 2 तो रहेगा ही, 100 इंटू 100 10 की पावर 4 और ये 10 की पावर -6 है, तो ये 10 की पावर -2 रह जाएगा, ठीक है, एंड दिस विल बी 0.02 जूल। ओके, सो हमें पता है जब बैटरी से आप डिस्कनेक्ट कर देते हो ना, तो कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर कर रहा होता है वो उसकी कम हो जाती है, क्योंकि उसके पास चार्ज थोड़े ना आया, उसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई, ठीक है, कैपेसिटी तो बढ़ गई लेकिन कैपेसिटी से कम चार्ज है, चार्ज वो ज़्यादा स्टोर कर सकता था लेकिन उसके पास कम चार्ज है, तो एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज कर जाती है, और ओरिजिनल केस में 0.1 जूल थी, ये एनर्जी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, हमने पढ़ा है एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, तो वैसा ही देखो हो भी रहा है। ओके, वैसे भी हम क्या कर सकते थे, अगर आप 0.1 को 5 से डिवाइड करते हो, हमें पता है ना एनर्जी डिक्रीज करती है, किस फैक्टर से डिक्रीज करती है, जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो आप 0.1 को 5 से डिवाइड करेंगे तब भी आपको 0.02 ही मिलेगा। तो सिंपली भी आप कर सकते थे एनर्जी के लिए, जितना हमने किया है ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ओरिजिनल कैपेसिटेंस क्या है, ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बैटरी का, तो आप ओरिजिनल एनर्जी तो एकदम से निकाल सकते हो, कुछ भी अलग से हमें कैलकुलेट नहीं करना, और डायरेक्टली फिर हम यहाँ पहुंच जाएंगे 5 के फैक्टर से डिवाइड करके, तो इतना सब कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, बहुत मेथड्स आर करेक्ट, लेकिन यहाँ पर हमने देख लिया है कि अगर हम सॉल्व करें हर एक चीज को तब भी हमारा आंसर यही आएगा। ओके, चलिए, नाउ वी विल डिस्कस फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर देखिए क्या है, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स X एंड Y हैव द सेम एरिया ऑफ प्लेट्स एंड सेम सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है, दोनों कैपेसिटर बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, सेम एरिया है, सेम सेपरेशन है। ओके, X हैज, अब जो कैपेसिटर X है उसके अंदर एयर है बिटवीन द प्लेट्स, वाइल Y के पास में क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, और यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी दी गई है। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये एक ही बात होती है, आपको अगर रिलेटिव परमिटिविटी दे दी जाए दैट मीन्स आपने उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही समझना है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, हमें कैलकुलेट करना है। ये फिगर है आपके सामने, 15 वोल्ट की बैटरी के साथ में कनेक्टेड है। दिस इज एक्स, एक्स के बीच में क्या है, एयर, प्लेट्स के बीच में, और यहाँ पर है मीडियम जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर एक मीडियम से फिल किया हुआ है, वैल्यू है 4, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 4। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। ओके, हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है दोनों कैपेसिटर्स की। इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, equivalent capacitance of the combination is 4 microfarad। ओके, यानी कि दोनों किस में कंबाइंड है, सीरीज में कंबाइंड है, वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और सीरीज के अंदर कैपेसिटेंस क्या होती है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/c इज 1 कैपेसिटेंस ऑफ x प्लस 1 कैपेसिटेंस ऑफ y, ठीक है, यही होता है। अब हमें क्या करना है, देखो हमें कैलकुलेट करनी, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर की x की और y की आपको अलग अलग बतानी है वैल्यू क्या होगी। ओके, ये फॉर्मूला तो हम यूज करेंगे ही, उससे पहले ये देखिए दोनों कैपेसिटर बिल्कुल आइडेंटिकल है, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर मीडियम एयर है बिटवीन द प्लेट्स, और यहां पर एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4। तो क्या फर्क होगा, कैपेसिटेंस में कितना फर्क होगा, इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी क्योंकि यहां पर डाइलेक्ट्रिक है, और कितनी ज्यादा होगी, 4 के फैक्टर से ही ज्यादा होगी। तो मैं लिख सकता हूं ना, जो कैपेसिटेंस होगी y की वो 4 टाइम्स होगी Cx की, ठीक है। इस कैपेसिटर की जितनी भी कैपेसिटेंस हो उसकी 4 टाइम्स कैपेसिटेंस इसके पास होगी, क्योंकि यहां पर डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो मैं Cy को यूज करूंगा 4Cx, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन हम यूज करेंगे। अब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है C, वो हमें ऑलरेडी गिवन है 4 माइक्रोफैराड, तो मुझे C की वैल्यू तो देखो पता है, और Cx और Cy में यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, सो दिस विल बिकम 1/4। ओके, C को मैंने सब्स्टिट्यूट किया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दिस इज एज इट इज 1/Cx, और ये हो जाएगा 1/4Cx। ओके, हमने Cy को लिख दिया 4Cx, तो देखिए 1/Cx को आप कॉमन निकाल लो, ठीक है, और ये क्या बनेगा 1 + 1/4। ऑलराइट, अब इसे सॉल्व करना है बस, ये हो जाएगा 4 + 1 5/4, और नीचे क्या है Cx,
ठीक है, नीचे तो यही फैक्टर है और सामने क्या है 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। Cx की वैल्यू आप देखेंगे सॉल्व करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 5 आ जाएगी, यानी कि 5, और हमें क्योंकि ये 4 माइक्रोफेराड है ना, तो ये भी माइक्रोफेराड में आएगा, 5 माइक्रोफेराड। ऑलराइट, अगर Cx इतना है तो Cy कितना होगा, उसका 4 टाइम्स। तो बताइए Cy की वैल्यू हो जाएगी इसका 4 गुना, यानी कि 20 माइक्रोफेराड। ऑलराइट, ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट के लिए। चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोला गया कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि यहां कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और यहां कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो 15 वोल्ट है दोनों के अक्रॉस कंबाइंड, लेकिन 15 वोल्ट में से कितना पोटेंशियल यहां ड्रॉप होगा, कितना यहां ड्रॉप होगा, ये हमें बताना है। तो देखो कैपेसिटेंस आपको पता है दोनों कैपेसिटर्स की, ओके, और 15 वोल्ट एग्जैक्टली सेम तो मिलेगा नहीं दोनों को, कंबाइंड जो कैपेसिटेंस है। अब ये देखिए, हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इसको हमें ऐसे गिवन है ना, ये कैपेसिटर है Cx एंड दिस कैपेसिटर इज Cy, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 5 माइक्रोफेराड और इसकी वैल्यू आई थी 20 माइक्रोफेराड। ओके, ये माइक्रोफेराड में है और ये हमारी बैटरी है कितने वोल्ट की, 15 वोल्ट की, 15 वोल्ट। अब इसको कैसे सॉल्व करें, 15 वोल्ट में से कितना मिलेगा, अब हमें ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसके कॉम्बिनेशन तो मुझे पता है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक ही कैपेसिटर बनेगा, उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी 4 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन को अगर मैं समझूं, ये 15 वोल्ट की बैटरी से अगर कनेक्टेड है, ठीक है, 15 वोल्ट की बैटरी से, तो इसके पास कितना चार्ज होना चाहिए, चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 4 माइक्रोफेराड है उसको मल्टीप्लाई कर दें 15 वोल्ट से, तो 15 फोर्जा हो जाता है 60, ठीक है, 15 फोर्जा 60, माइक्रो का फैक्टर दैट मीन्स क्या आ जाएगा, माइक्रो कूलम, दिस इज 60 माइक्रो कूलम्स। अगर देखिए कॉम्बिनेशन जो बन रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन, वो 4 माइक्रोफेराड बन रहा है, उसके पास अगर 60 माइक्रो कूलम चार्ज है, तो यहां भी उनके पास इंडिविजुअली भी 60 माइक्रो कूलम और 60 माइक्रो कूलम चार्ज ही स्टोर हुआ होगा, ठीक है, ये होगा ऐसे। अब हमें पता है सीरीज के अंदर चार्ज सेम ही होता है ना, 60 माइक्रो कूलम एंड 60 माइक्रो कूलम। सो नाउ व्हाट विल आई डू, अब मुझे कैपेसिटेंस पता है और मुझे चार्ज भी पता है, राइट, कैपेसिटेंस और चार्ज मुझे दोनों पता है, यहां पर भी और यहां पर भी, तो मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूं। तो पोटेंशियल जो Vx, x के क्रॉस पोटेंशियल आप निकालेंगे वो क्या होगा, पोटेंशियल विल बी चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। तो इसने कितना चार्ज स्टोर किया है 60 माइक्रो कूलम, और इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस कितनी है 5, ठीक है, 5 माइक्रो, ये माइक्रोफेराड है, ठीक है। सो 5 से अगर आप 60 को काटेंगे तो क्या बनेगा 12, सो दिस विल बी 12 वोल्ट, ओके। और Vy जब आप कैलकुलेट करेंगे इसके अक्रॉस, तो ये कितना होना चाहिए 60 माइक्रोकूलम ही चार्ज ये स्टोर करेगा, लेकिन इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस है 20, यानी कि 20 माइक्रोफेराड, सो इट विल बिकम 3 वोल्ट, ओके, एंड 12 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट इज इक्वल टू 15 वोल्ट, दोनों का जो सम है वो 15 वोल्ट के इक्वल होना चाहिए। तो सेकंड पार्ट में देखो हमसे यही पूछा गया था, दोनों के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, वो हमने बता दिया, ठीक है। एंड व्हाट इज द लास्ट पार्ट, हमसे पूछा है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई, रेशियो ऑफ एनर्जी हमें बताना है। तो पहले हम इंडिविजुअल देख लेते हैं या तो, ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट हुआ सॉल्व। सो Ux, ठीक है, x के क्रॉस कितनी एनर्जी होगी, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई भी यूज कर सकते हैं, आपको तीनों पैरामीटर्स पता है, कैपेसिटेंस भी पता है, उसके क्रॉस चार्ज भी पता है, और उसके क्रॉस कितनी पोटेंशियल है वो भी आपको पता है। तो अगर मैं यूज करता हूं हाफ इंटू चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो, या तो QV वो फॉर्मूला यूज कर लो, या फिर हाफ CV स्क्वायर भी हम कर सकते हैं, कुछ भी कर लो, हाफ QV कर लेते हैं, ठीक है, QX जितना चार्ज इसके पास है इंटू VX, ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, सिंपल है। सो चार्ज तो इसके पास 60 है माइक्रो कूलम एंड पोटेंशियल इसके पास है 12, ओके, और नीचे है 2 का फैक्टर, सो 2 से कैंसिल हो जाएगा 6, 12 वोल्ट है वो, ठीक है। सो 6 6 36, 360, ये कितना बन गया 6 6 360 आ जाएगा, और माइक्रो के फैक्टर को हम नहीं भूल सकते, इट इज माइक्रो
जूल्स, ठीक है, माइक्रो जूल्स में होगा। सिमिलरली जब आप यू वाई कैलकुलेट करेंगे ना तो क्या बनेगा, देखो हाफ इनटू में चार्ज जो y के पास स्टोर्ड है वो सेम ही चार्ज है दोनों के पास, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा vy से, सो दिस इज हाफ। चार्ज यहाँ पर भी 60 माइक्रोकूलम है और जो पोटेंशियल है वो कितना है इसके अक्रॉस, 3 वोल्ट के इक्वल है, सो दिस विल बिकम 30 एंड 33 विल बी 90 माइक्रो जूल्स, ठीक है। सो आई गेस सही है ये 90 माइक्रो जूल्स। ये आ गया यू वाई, दोनों की रेशो आपको कैलकुलेट करनी है, सो 360 अपॉन 90 विल बी 4, ठीक है। तो रेशो आ जाएगी यू एक्स अपॉन यू वाई विल बी इक्वल टू 4, यानी कि इसके पास एनर्जी ज्यादा स्टोर्ड है, उसके पास एनर्जी कम स्टोर्ड होगी, ओके। सो दिस वाज फिफ्थ क्वेश्चन, ये हमारा थर्ड पार्ट था इस क्वेश्चन का, हमने सभी पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है एंड आई गेस दैट्स ऑल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस फॉर दिस लेक्चर। हमने यहाँ पर प्रैक्टिस किए हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर बेस, यानी कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करते हैं बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स तो क्या होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट कैपेसिटर्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज वेन डी ग्राफ जनरेटर। सो टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोज एंड थैंक यू।